दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक एडवांस लेवल की मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में आपको बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा मिलेगी और साथ में बिल्कुल ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। सुनकर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, जैसा आप लोग कमेंट में बताते हैं कि सर आप थोड़ी लंबी स्टोरी लाइए, ये एक लंबी स्टोरी है, और आप क्या बताते हैं सर एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग वाली स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मैं इस तरह की स्टोरी लाया हूँ, क्योंकि आज की जो स्टोरी है ये एक लॉन्ग स्टोरी है। आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए और एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, और उसके अलावा इसका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे भी बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मर्चेंट एंड द बार्बर। मर्चेंट का मतलब व्यापारी और बार्बर मतलब नाई, मतलब कि व्यापारी और नाई। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, आपको स्टोरी अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मणिभद्रा इन अ टाउन नॉन एज पाटलिपुत्र। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का अर्थ होता है किसी जगह पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ मर्चेंट कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मणिभद्रा, मतलब कि एक समय की बात है, एक मणिभद्रा नाम का एक व्यापारी रहता था। इन ए टाउन नॉन एज पाटलिपुत्र, एक मतलब एक टाउन में, एक शहर में, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ही वॉज ऑफ अ चैरिटेबल नेचर। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। चैरिटेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दानशील। ही वॉज ऑफ ए चैरिटेबल नेचर, मतलब वह एक दानशील स्वभाव का व्यक्ति था, वो मतलब वह दानशील स्वभाव का था। बट समहाउ, लेकिन समहाउ मतलब कैसे भी। ड्यू टू मिस फॉर्च्यून, ड्यू टू मतलब कारण और मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, दुर्भाग्य के कारण ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। और ये दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LOSE, लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट समहाउ, लेकिन कैसे, मतलब कि किसी भी तरह से। ड्यू टू मिस फॉर्च्यून मतलब कि दुर्भाग्य के कारण। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपने सारी जो धन था, जो उसकी सारी संपत्ति थी, उसने उसे गंवा दिया। एंड बिकेम अ पॉपर। दोस्तों, पॉपर का मतलब होता है कंगाल, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एंड बिकेम अ पॉपर, और ये एक नाउन है, और वो एक कंगाल बन गया। हिज स्टेटस इन द सोसाइटी, जो उसका स्टेटस था, स्टेटस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का एक सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी हैसियत, उसे स्टेटस कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। स्टेटस का मतलब हो गया किसी व्यक्ति की हैसियत या फिर उसकी प्रतिष्ठा। हिज स्टेटस इन द सोसाइटी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, हैसियत थी सोसाइटी में, समाज में। ग्रेजुअली केम डाउन, वो धीरे धीरे नीचे आ गई। ही बिकेम सैड, वो उदास हो गया। एंड डिजेक्टेड, और खिन्न हो गया। दोस्तों, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी आप इन्हें दोनों को नोट कर सकते हैं। सैड मतलब उदास और डिजेक्टेड खिन्न हो जाना। ही बिकेम सैड एंड डिजेक्टेड मतलब वह उदास और खिन्न हो गया। चलिए आगे देखिए। वन नाइट मतलब कि एक रात। एज ही ले इन हिज बेड, जैसे कि वह अपने बेड पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज फेट। दोस्तों, कर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कोसना, अभिशाप देना, उसे कर्स कहा जाता है। और कर्स एक नाउन भी है, उसके अलावा वर्ब है, लेकिन इसे यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वन नाइट मतलब एक रात। एज ही ले इन हिज बेड मतलब जब वह अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज फेट। फेट मतलब भाग्य। वह अपने भाग्य को कोसने लगा।
एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, और उसने सोचा किस चीज़ के बारे में, ऑफ कमिटिंग सुसाइड, और उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, मतलब खुद को भूखा मारकर उसने अपनी सुसाइड करने की, आत्महत्या करने के बारे में सोचा। बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ मतलब कि भूखा मरकर, मतलब भूखा रहकर मरकर उसने खुद की आत्महत्या करने के बारे में सोचा। आगे देखिए, वाइल थिंकिंग दस मतलब इस पर, वाइल थिंकिंग दस मतलब इस प्रकार से सोचते हुए, ही फेल अस्लीप। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना, और ये फर्स्ट फॉर्म है और ये है सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप। तो इसका क्या अर्थ हुआ, वाइल थिंकिंग दस इस प्रकार से सोचते हुए, ही फेल अस्लीप उसे नींद आ गई। आ जैन मॉन्क अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड सेड टू हिम। दोस्तों अपीयर का मतलब होता है नज़र आना, प्रकट होना। सेकंड फॉर्म है इसकी अपीयर्ड, क्योंकि ये हमारी जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और मॉन्क का मतलब होता है भिक्षुक। अ जैन मॉन्क मतलब एक जो जैन मॉन्क था, अपीयर्ड इन हिज ड्रीम वो उसके सपने में प्रकट हुआ, एंड सेड टू हिम और उससे कहा, डोंट वरी चिंता मत करो, आई एम वेल्थ। वेल्थ का मतलब संपत्ति, आई एम वेल्थ मतलब मैं धन संपत्ति हूँ। गैदर्ड बाय योर फोर फादर्स मतलब जिन्हें आपके परदादाओं के द्वारा इकट्ठा किया गया। यू आर देयर लेजिटिमेट हायर, और दोस्तों हायर को आप नोट कर सकते हैं। हायर का मतलब होता है वारिस और लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़ या फिर कानूनी। तो और दोस्तों उसने क्या कहा, यू आर देयर लेजिटिमेट हायर मतलब आप उनके एक कानूनन या कह सकते हैं आप उनके एक जायज़ वारिस हो। इट्स योर लीगल राइट, ये आपका कानूनी हक है, मतलब अधिकार है। लीगल राइट ये आपका कानूनी हक है, कानूनी अधिकार है। टू पजेस लेना, कब्ज़ा मतलब कि लेना, मी मुझे लेने का आपका कानूनी अधिकार है। टुमारो कल, आई शैल कम टू योर हाउस मैं आपके घर आऊँगा, इन द गाइज ऑफ ए जैन मॉन्क, और गाइज का मतलब होता है वेश में। तो उसने क्या कहा, टुमारो आई शैल कम टू योर हाउस, कल मैं आपके घर आऊँगा, इन द गाइज ऑफ ए जैन मॉन्क एक जैन भिक्षुक के रूप में मैं आपके घर पर आऊँगा। जस्ट हिट मी ऑन माई हेड मतलब कि आप, जस्ट हिट मी ऑन माई हेड आप मेरे सर पर मारना, विद अ स्टिक एक लाठी से, एंड आई विल टर्न इनटू सॉलिड गोल्ड और मैं एक सॉलिड गोल्ड में मतलब एक सोने में बदल जाऊंगा। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वैन द मर्चेंट वॉकअप ही फेल्ट पेन इन हिज हेड। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, WAKEUP, और ये सेकंड फॉर्म है वोकअप, तो आप इसे नोट कर लीजिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, वैन द मर्चेंट वोकअप जब व्यापारी जागा मतलब जब वो नींद से जागा, ही फेल्ट पेन उसे दर्द महसूस हुआ, इन हिज हेड अपने सर में उसे दर्द महसूस हुआ। ही डिड नॉट बिलीव हिज ड्रीम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना। तो क्या अर्थ हुआ, ही डिड नॉट बिलीव हिज ड्रीम मतलब उसे अपने सपने पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। इन द मीन टाइम मतलब इस दौरान, हिज वाइफ हैड कॉल्ड इन अ बार्बर। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इन द मीन टाइम मतलब इस दौरान, हिज वाइफ हैड कॉल्ड इन अ बार्बर, इस दौरान उसकी पत्नी ने एक बार्बर को मतलब एक नाई को बुलाया हुआ था, टू मसाज हर फिट अपने पैरों की मालिश करने के लिए। सून आफ्टर मतलब उसके ठीक बाद, सून आफ्टर द अराइवल ऑफ द बार्बर मतलब कि बार्बर के मतलब नाई के आने के बाद, अराइवल मतलब आना, आगमन के बाद। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अराइवल का मतलब होता है आगमन, और आपने कई बार ये लिखा हुआ भी देखा होगा कहीं पर। अराइवल मतलब आगमन और डिपार्चर का मतलब होता है किसी का जाना किसी जगह से।
उसे डिपार्चर कहा जाता है। डिपार्ट वर्ब है और डिपार्चर नाउन है। ठीक उसी तरह से डिपार्ट मतलब जाना, किसी जगह से प्रस्थान करना, और आने के लिए अराइवल का यूज़ होता है और ये हमारा नाउन है। जबकि अगर आप इसकी वर्ब यूज़ करना चाहो तो वर्ब है इसकी अराइव, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है अराइवल, जिसका मतलब होता है आगमन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सून आफ्टर द अराइवल ऑफ द बार्बर, मतलब बार्बर के आगमन के ठीक आने के बाद, मतलब नाई के आने के ठीक बाद, आ जैन मॉन्क केम टू द मर्चेंट्स हाउस, एक जो जैन मॉन्क था, मतलब एक जैन भिक्षुक था, वो व्यापारी के घर आया। द मर्चेंट वेलकम्ड द मॉन्क, वेलकम मतलब स्वागत करना, और ये भी हमारा पास्ट का सेकंड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जो व्यापारी था, द मर्चेंट वेलकम्ड द मॉन्क, व्यापारी ने उस मॉन्क का, भिक्षुक का स्वागत किया। ही ऑफर्ड हिम सीट, उसने उसे एक मतलब कि बैठने का स्थान ऑफ़र किया, उसको पेश किया। एंड ए ग्लास ऑफ वाटर, और एक पानी का गिलास। देन फिर ही हिट द मॉन्क्स हेड विद ए स्टिक, फिर उसने उस मतलब कि उस भिक्षुक के सर पर लाठी से मारा, हिट करा उसको। द मॉन्क फेल डाउन, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म है फेल। द मॉन्क फेल डाउन, जो मॉन्क था, भिक्षुक था, वो नीचे गिर गया। एंड टर्न इनटू गोल्ड, और वो सोने में बदल गया। फ्रॉम हेड टू टो, मतलब कि सर से लेकर पैरों की उंगली तक वो सोने में बदल गया। चलिए आगे देखिए। द मर्चेंट पिक्ड अप द गोल्ड एंड हिड इट इन अ बेसमेंट रूम, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म में पिक्ड। द मर्चेंट पिक्ड अप द गोल्ड, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने सोने को उठाया। एंड हिड इट, और दोस्तों ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। HIDE, हाइड मतलब होता है छुपाना या छुपना या छुपाना, और ये सेकंड फॉर्म है हिड। तो क्या अर्थ हुआ? द मर्चेंट पिक्ड अप द गोल्ड, व्यापारी ने सोने को उठाया। एंड हिड इट इन अ बेसमेंट रूम, और उसे एक बेसमेंट का जो कमरा था उसमें उसको छुपा दिया। द बार्बर हु वॉज अ विटनेस टू ऑल दिस थॉट टू हिमसेल्फ, जो बार्बर था, जो नाई था, हु वॉज ए विटनेस, जो इस चीज़ का गवाह था, जो मतलब जिसने इस चीज़ को होते हुए देखा था। टू ऑल दिस, इस सारी चीज़ों को होते हुए देखा था। थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन मन में सोचा। आई विल ऑल्सो इन्वाइट दीज मैजिकल मॉन्क्स, उसने क्या सोचा कि मैं भी इन ये जो मैजिकल मॉन्क्स हैं, मतलब जादुई जो भिक्षुक हैं, इनको इन्वाइट करूँगा, इनको बुलाऊँगा टू माई होम, अपने घर पर। टू डाइन विद मी, मेरे साथ भोजन करने के लिए, और डाइन मतलब भोजन करना, भोजन करने के लिए उन्हें अपने घर बुलाऊँगा। व्हेन दे कम, जब वो आएंगे। आई विल हिट दैम ऑन देयर हेड्स, मैं उनके सर पर मारूंगा। टू टर्न दैम इन गोल्ड, उनको सोने में बदलने के लिए। सून, जल्दी ही। आई विल बी अ वेल्दी मैन, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। चलिए आगे देखिए। देन द बार्बर वेंट टू द हेड मॉन्क एंड इन्वाइटेड हिम, उसके बाद जो बार्बर था, नाई था, वेंट टू द हेड मॉन्क मतलब जो भिक्षुकों के जो मुखिया थे उनके पास गया, जो उनके जो प्रमुख थे भिक्षुक उनके पास गया। एंड इन्वाइटेड हिम, और उनको आमंत्रित किया। एंड अदर मॉन्क्स, और अन्य भिक्षुकों को। टू हिज हाउस, अपने घर पर। टू डाइन विद हिम, अपने साथ खाना खाने के लिए। बट द हेड मॉन्क रिफ्यूज़ड, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, इनकार कर देना। बट द हेड मॉन्क रिफ्यूज़, लेकिन वो जो मुख्य जो भिक्षुक थे उन्होंने मना कर दिया। द इन्विटेशन, रिफ्यूज़ द इन्विटेशन मतलब उन्होंने इस इन्विटेशन को, निमंत्रण को ठुकरा दिया। रिफ्यूज़ कर दिया मतलब ठुकरा दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, वी आर नो ब्राह्मण्स, हम ब्राह्मण नहीं हैं। हु आर इन्वाइटेड टू द हाउसेस, मतलब जिनको घरों पर आमंत्रित किया जाता है टू ईट, खाना खाने के लिए। एवरी डे वी कलेक्ट आर्म्स, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ALMS, इसको इसमें जो L है वो साइलेंट है, तो आप इस L को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे आप आर्म्स पढ़ेंगे। और आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भीख को आर्म्स कहते हैं, भीख भिक्षा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? एवरी डे वी कलेक्ट आर्म्स मतलब हर दिन हम भिक्षा इकट्ठा करते हैं। एंड एक्सेप्ट फूड, और खाने को स्वीकार करते हैं। ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डिवोटी, सिर्फ जो पहला डिवोटी होता है, भक्त होता है, डिवोटी ऑफ द डे मतलब जो दिन का पहला भक्त होता है, उससे ही हम खाने को या फिर भिक्षा को स्वीकार करते हैं। वी ईट टू लिव, हम
जीने के लिए खाते हैं, ओनली, एंड नॉट लिव टू ईट, और खाने के लिए नहीं जीते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने क्या कहा कि वी ईट टू लिव, हम मतलब खाने के लिए, हम जीने के लिए खाते हैं, एंड नॉट लिव टू ईट, और खाने के लिए नहीं जीते हैं। द बार्बर दैन वेटेड, उसके बाद जो बार्बर था उसने इंतज़ार किया आउटसाइड द मोनेस्ट्री, मतलब जो मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री का मतलब होता है एक तरह से मठ, जहाँ पर मॉन्क वगैरह रहते हैं उसे मोनेस्ट्री कहा जाता है, जहाँ जो ये भिक्षुक रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि द बार्बर दैन वेटेड आउटसाइड द मोनेस्ट्री, फिर जो बार्बर था, नाई था, उसने उस मठ के बाहर इंतज़ार किया। व्हेन द मॉन्क्स केम आउट, जब ये जो मॉन्क्स थे, जो भिक्षुक थे, वो बाहर आए, ही रिक्वेस्टेड दैम, उसने उनसे अनुरोध किया, टू कम टू हिज हाउस, अपने घर आने की उसने उनसे अनुरोध किया, एंड कंडक्ट प्रेयर्स, और प्रेयर करने का उसने उनसे रिक्वेस्ट की। अ फ्यू मॉन्क्स अग्रीड टू इट, और जो कुछ जो मॉन्क्स थे, भिक्षुक थे, वो सहमत हो गए इस बात पर, एंड वेंट टू द बार्बर्स हाउस, और वो बार्बर के नाई के घर चले गए। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज द मॉन्क्स एंटर्ड द हाउस, मतलब एज सुन एज का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ही, आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, जैसे ही जो मॉन्क्स थे, भिक्षुक थे, एंटर्ड द हाउस, उन्होंने घर में प्रवेश किया, द बार्बर हिट दैम ऑन देयर हेड्स, जो बार्बर था, नाई था, उसने उनके सरों पर हमला, मतलब मारा, विद ए हैवी स्टिक, एक भारी लाठी से, एक भारी डंडे से उनको मारा उनके सर पर। अ फ्यू मॉन्क्स डाइड, मतलब जो कुछ भिक्षुक थे उनकी मृत्यु हो गई। वेयर एज, जबकि अ फ्यू अदर्स वर बैडली इंजर्ड, जबकि जो दूसरे अन्य थे वो बुरी तरह घायल हो गए। चलिए आगे देखिए। द न्यूज़ ऑफ द बार्बर हिटिंग द मॉन्क्स स्प्रेड इन द टाउन लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब जंगल आग। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये जो खबर थी बार्बर के द्वारा मॉन्क्स को, भिक्षुकों को मारे जाने की, वो जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। द बार्बर वॉज अरेस्टेड बाय द अथॉरिटीज़, और जो बार्बर था, नाई था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसे गिरफ़्तार किया गया, एंड टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसे अदालत ले जाया गया। द जजेस इन द कोर्ट आस्क्ड द बार्बर वाई डिड यू डू दिस। क्या अर्थ हुआ? जो जजेस थे, मतलब जो न्यायाधीश थे कोर्ट के अंदर, अदालत में, आस्क्ड द बार्बर, उन्होंने बार्बर से पूछा, नाई से पूछा, वाई डिड यू डू दिस, आपने ये क्यों किया। द बार्बर दैन नरेटेड द होल स्टोरी, नरेट मतलब सुनाना, बताना। उसके बाद जो बार्बर था, नाई था, उसने पूरी कहानी को बताया। ही सैड, उसने कहा, आई डिड इट बिकॉज आई सॉ द मर्चेंट डूइंग इट। उसने क्या कहा कि आई डिड इट, मैंने ये किया क्योंकि, आई सॉ द मर्चेंट डूइंग इट, क्योंकि मैंने व्यापारी को ये करते हुए देखा। देन द मर्चेंट वॉज ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, उसके बाद जो व्यापारी था उसको आदेश दिया गया, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, उसे मतलब अदालत में हाजिर होने का, मतलब अदालत में आने का उसको आदेश दिया गया। द मर्चेंट नरेटेड द होल स्टोरी, जो व्यापारी था उसने पूरी कहानी सुनाई। द जजेस दैन ऑर्डर, जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने फिर आदेश दिया, लेट दिस विकेट बार्बर बी हैंग्ड, मतलब ये जो विकेट बार्बर है, मतलब जो दुष्ट नाई है, बी हैंग्ड, इसको टांगा जाए, टिल दैट, मृत्यु तक। द बार्बर वॉज देन हैंग टू डेथ, उसके बाद जो बार्बर था वॉज देन हैंग टू डेथ, और उसे टांग दिया गया। द बार्बर वॉज देन हैंग टू डेथ मतलब उसको टांग दिया गया। और दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है? आ ब्लाइंड इमिटेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आप इस वर्ड मीनिंग को नोट कर सकते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, और दोस्तों इमिटेशन का मतलब होता है नकल। आप चाहें तो इसकी वर्ब भी नोट कर सकते हैं। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और वो वर्ब है, लेकिन ये जो आप शब्द देख रहे हैं ये इमिटेशन है, जो कि एक वर्ब नहीं है, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है नकल। तो अर्थ क्या हुआ? अ ब्लाइंड इमिटेशन मतलब जो एक अंधी पन से, या कह सकते हैं एक अंधी जो नकल होती है, इज़ ऑलवेज डेंजरस, वो हमेशा ही ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो सार है, या फिर जो कह सकते हैं कहानी का जो मॉरल है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। जैसा इस कहानी में का जो मॉरल है उसमें बताया गया है कि जो अंधेपन से या बिना देखे किसी चीज़ की जो नकल करना होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, जैसा हमने इस कहानी के माध्यम से देखा। क्योंकि वो जो व्यापारी था उसके सपने में कोई भिक्षुक आए थे, और उन्होंने जैसा उसे कहा वैसा ही उसने किया। लेकिन वो जो बार्बर था उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इस तरह से कुछ था। उसने सिर्फ ये देखा कि
उस व्यापारी ने उस भिक्षुक के सर पे मारा और वो सोने में चेंज हो गया, सोने वाला मतलब वो सोने में बदल गया। तो उसने वैसे ही नकल की, लेकिन असल में उसके हाथ से एक अपराध हो गया। तो दोस्तों इसी वजह से कहा गया है कि किसी भी तरह की ये जो नकल है वो एक तरह से ब्लाइंडली तरीके से कह सकते हैं, अंधेपन की जो नकल है वो हमेशा ही ख़तरनाक होती है। चलिए दोस्तों, अब हमेशा की तरह आज मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है और कमेंट में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। दोस्तों पहला वर्ड है ये WICKED, विकेड। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त, मक्कार या फिर धूर्त मक्कार व्यक्ति, चतुर, उसे विकेड कहा जाता है और ये एक एडजेक्टिव है। इसे दुष्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। और दूसरा वर्ड है इमिटेशन। दोस्तों इमिटेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है नकल, और ये एक नाउन है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ आपको उस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको 2 शब्द दिए हैं, आपको उन दोनों को यूज़ करना है 2 वाक्यों को बनाने में और उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई सुझाव हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो और तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों कई बार मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाता हूँ, तो लेकिन जब टाइम मिलता है तो मैं कमेंट के जवाब भी दे देता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं उनको अच्छे से पढ़ता हूँ। और दोस्तों आपके जो एक एक कमेंट होते हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो इससे मुझे भी ये नहीं पता चलेगा कि मैं किस तरह के वीडियोज़ बना रहा हूँ। क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि ये जो वीडियोज़ हैं वो आपके काम के हैं या फिर नहीं हैं। तो दोस्तों जो भी आपका कोई सलाह हो, सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, जो भी आप बताना चाहें, वॉट एवर यू फील लाइक टेलिंग मी, यू कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज माई द मोटिव इज़ दैट वेन एवर आई ब्रिंग अ न्यू स्टोरी आई ऑलवेज ट्राई टू कवर the grammar part. Apart from grammar part, I always tell you the meaning of each word, because I want that whosoever is listening this and watching this video should get a number of vocabs, new vocabs plus their pronunciation, and apart from this they should also have the sound knowledge of grammar. That is the thing I just make these videos. So that is the reason that I am asking you guys to tell me in the comment section that are you guys getting any benefit out of these videos, because you can see that most of the videos are quite long and you have to invest time in that, and I do not want to waste your time. I want that you should be able to gain some knowledge from by investing some money, because you guys are giving me very precious time. Time is very precious for you and you are giving me your time, so I want that in return you should also get some benefit. I hope you understand what I am trying to say, because when you are watching my video you are giving me time, so what I want that you should also get some gain from these videos, whether it is about new vocabs or any type of moral or maybe grammar, whatever, but I want that you should be able to get some type of knowledge out of this video. That is the motto. I just try to bring a new video. So guys, I just wait for your comment, and if you have any feedback, if you want to say anything about my videos, or if you want to tell me where the ways by using I can just perform better, or maybe I can reform, or maybe I can make much better videos for you, so you are most welcome. I just wait for your comment, and please feel free to share your feedback. And if you want to give me any type of suggestion to improve my quality, or maybe to improve the way, so that I can teach you in a more better way, so you are most welcome. Please do so in the comment section, and I hope that I have been very helpful for you, because I have been getting very good motivational what do you call them, comments in the section. I see very motivating, and where you guys just praise me. I feel so good, feel humbled that you guys like my work, and I really appreciate that you appreciate my work. And so guys, just keep just watching my videos. I am very thankful to you guys, because I never expected that I am going to get such a huge you can say audience
of my videos. I never thought that I am going to have such a huge audience. So thank you so much for that, and have a nice day, and bye.